दोस्तों, कोशी ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। हमारा मिशन वही 100 में से 100 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ये द्विघात समीकरण का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि पहला पार्ट था बेसिक से संबंधित, जिसमें कि आपको द्विघात समीकरण का परिचय वगैरह सब कुछ था। तो पहले उस वाले वीडियो को जा करके देखिए। द्विघात समीकरण का आपको 2 वीडियो मिला हुआ है, ये तीसरा वीडियो है। और इस क्लास में हम आपको जो है एक्सरसाइज 4.1 करवाने जा रहे हैं, और इससे पहले वाले क्लास में भी 4.1 करवा दिए थे, उसमें जो बच गया है आज उसको कंप्लीट करा देंगे। तो आज एक्सरसाइज 4.1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज आपका होगा एक्सरसाइज 4.1 का ये दूसरा पार्ट होगा, ठीक है। वैसे तो पहले वाले क्लास में 4.1 का कुछ सवाल बताए थे, तो 3 पार्ट मान के चलिए इसका हुआ। पहले वाले क्लास में द्विघात समीकरण का हम थोड़ा परिचय बताए थे और थोड़ा सवाल भी कराए थे। तो पहले आप जा करके उस वाले वीडियो को देखिए, और वो दोनों वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको भी जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 4.1 में हम 2 नंबर का पहला सवाल करा दिए थे कल वाले क्लास में आपको, ठीक है। दूसरे नंबर का पहला सवाल हम करवा दिए थे, तो आज दूसरे नंबर का दूसरा सवाल करवाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, हम सवाल पढ़ के आपको एक बार सुना देते हैं। सवाल आपको इस बुक से मिल जाएगा, और नहीं तो ये सवाल आपको नीचे जब हम सवाल पढ़ेंगे तो बोर्ड पर आपको भी दिख जाएगा, ठीक है। और नहीं तो ये वाला बुक आप लोग खरीद लीजिए, इसी बुक से पूछा जाता है सभी बोर्ड परीक्षाओं में। तो आप ये वाला बुक खरीद लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, दूसरे नंबर में सवाल बोल रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। बस इतना सा सवाल है कि 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात करें। मतलब 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। पूर्णांक क्या है वो बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए, कहने का मतलब है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो मान के चलिए ऋणात्मक नहीं होगा। मान के चलिए 1 5 हम धनात्मक पूर्णांक लिए, तो दूसरा लेंगे 5 + 1, तो एक हो गया 5 और दूसरा हो गया 6। जैसे दूसरा 1 लेते हैं 6, तो दूसरा 7 लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं 6, और दूसरे वाले को लिख सकते हैं हम 6 + 1, ठीक है। ये हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं 6 + 1 7 को? डायरेक्ट भी तो हम 7 लिख सकते हैं। ये देखिए 5 और 5 + 1 क्यों लिख रहे हैं? 5 और 6 तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि देखिए, हम धनात्मक पूर्णांक मानेंगे एक को x, तो दूसरा को मानेंगे x + 1, क्योंकि ये तो डिजिट है ना। क्योंकि ये देखिए, एक है 4, एक है 5, तो ये दोनों डिजिट है। हम जानते हैं कि 4 में अगर 1 जोड़ेंगे तो ही 5 आएगा। तो 2 क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले लगातार एक के बाद एक, तो 1 हो गया 4, 1 हो गया 5, तो ये भी तो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक है ना, क्योंकि क्रमागत 4 के बाद 5 आता है ना। तो हम इसीलिए इसको तोड़ के लिख रहे थे। जैसे देखिए 4 को हम यहाँ लिखे थे, 5 को 4 + 1, क्यों? क्योंकि अगर हम इसको x मानेंगे, 4 को मान के चलिए, तो दूसरे को मानेंगे x + 1, क्योंकि धनात्मक क्रमागत पूर्णांक कितना है वो हमको तो मालूम नहीं है सवाल में। तो हम मानेंगे एक को x और दूसरे को मानेंगे x + 1। आप चाहे तो एक को मान सकते हैं x + 1, आप चाहे तो एक को मान सकते हैं x + 1, दूसरे को मान सकते हैं x + 1 आप प्लस का 1, तो ये हो गया x + 2। तो ऐसे भी मान सकते हैं आप। पहले को मान लीजिए आप x + 2, तो दूसरे को मान लीजिए x + 3, ठीक है। एक ज़्यादा करके मान लीजिए, क्योंकि क्रमागत कहने का मतलब कि क्रम में एक के बाद एक, ठीक है। इतना चीज़ हम आपको वैसे बताए थे समझने के लिए कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। वैसे ये पूर्णांक वगैरह सब कुछ हम पढ़ा दिए हैं रियल नंबर वाले चैप्टर में। अगर वो अभी तक आप नहीं देखे हैं क्लास, तो आप जा कर के देखिए उस क्लास को, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए अब सवाल बनाते हैं। तो आप ये समझ गए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। अब देखिए, बोल रहा है कि 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में माना पूर्णांक, माना यहाँ पर लिख दीजिए 2 धनात्मक पूर्णांक, माना 2 धनात्मक पूर्णांक
क्रमशः क्यों लिखे हैं, क्योंकि एक के बाद एक आ रहा है, ठीक है। क्रमशः x तथा x+1 है, ठीक है। एक को माने है x तो दूसरा होगा x+1, क्योंकि हम आपको बोले क्रमागत, जैसे एक है 4 तो दूसरा होगा 5, अगर एक है 6 तो दूसरा होगा 7, तो उसी तरह से एक है x तो दूसरा होगा x+1, क्योंकि हम इसीलिए तभी से इतना बता रहे थे कि ये मान के चलिए 3 है तो यहाँ पर ये होगा ना 3+1, तो ये तो मान के चलिए अचर है, तो इसको तो हम जोड़ करके लिख सकते हैं कि एक हो गया 3, एक हो गया 4, लेकिन x में एक नहीं जोड़ सकते तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, एक को x लिखेंगे दूसरा को मानेंगे x+1। अगर आप कहिएगा तो यहाँ पर हम x के बदले में दूसरा भी कुछ मान सकते हैं, चाहे वह मान लीजिए z मान लीजिए, जो चाहे आप मान सकते हैं। और ये भी बात है कि आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर x+2 मानते हैं पहले वाले धनात्मक पूर्णांक को, तो दूसरे को मान लीजिए x+3, क्योंकि 2 में एक जोड़ेंगे तो 3, तो ये भी क्रमागत है, 2 के बाद 3 x+3, तो इसीलिए माने हैं एक को x तथा दूसरे को माने हैं x+1, ठीक है। तो ये तो समझाने के लिए बताए थे। माना कि दो धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा x+1 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो प्रश्न से गुणनफल दोनों को गुना कर दीजिए, x गुने x+1, गुणनफल कितना दिया हुआ है 306, बस इसको गुना करके लिख दीजिए, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं, इतना बस वैसे समझाने के लिए बताए थे आपको। तो देखिए ये हो जाएगा x² गुने x, तो x² प्लस 1 गुने x, तो x बराबर 306, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम x² प्लस x, ये बराबर किस साइड आएगा तो माइनस का, 306 बराबर 0, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अभी इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ द्विघात समीकरण बना करके छोड़ देना है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दूसरा सवाल हम पढ़ते हैं तीसरे नंबर का, उसको आप समझिए, इसको अब तब तक आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, कहने का मतलब है कि रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है उम्र में, ठीक है। तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। और देखिए हम आपको बोले हैं कि सवाल के लास्ट लाइन में जो बोलेगा वही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो रोहन की वर्तमान आयु को मान लेते हैं x, उसके बाद सारा कुछ हो जाएगा, इसी में से सवाल को पढ़ते जाइए, आंसर बनाते जाइए, ठीक है। देखिए तीसरे नंबर का सवाल हम बना रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है ना। तो रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष माने हैं। देखिए सवाल के पहले लाइन में क्या बोल रहा है, पहले लाइन में बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो मान के चलिए रोहन की आयु x है, तो उसकी माँ की उम्र कितनी होगी x + 26, x में 26 जोड़ देंगे तो 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पर लिखेंगे उसकी माँ की आयु बराबर क्या हो जाएगा x + 26 वर्ष। सवाल को पढ़ते जाइए, बनाते जाइए, ठीक है। अब देखिए उनकी आयु का गुणनफल, मतलब इन दोनों की आयु का गुणनफल, मतलब इन दोनों की आयु जितना है उन दोनों को गुना कर देंगे, यही बोल रहा है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, आज से जो है 3 वर्ष पश्चात, ये तो दोनों वर्तमान आयु है दोनों की। देखिए रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु है x + 26, यहाँ पर वर्तमान हम नहीं लिखे, आप चाहे तो लिख सकते हैं उसकी माँ की वर्तमान आयु x + 26 वर्ष, ठीक है। तो ये दोनों की वर्तमान आयु है। ये बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब आज से 3 वर्ष बाद, उसमें 3 जोड़ देंगे और तब उनकी आयु का गुणनफल जो है कितना हो जाता है 360 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन
की आयु, 3 वर्ष 50 दुल्हन की आयु क्या हो जाएगा, x में 3 जोड़ देंगे तो x प्लस 3 वर्ष, ठीक है ना। 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु बराबर हो जाएगा कितना, x प्लस 26, x प्लस 26 में 3 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये सवाल में जो बोल रहा था उसको लिख दिए। अब बोल रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, तो यही ये दोनों आयु, इन दोनों आयु का गुणनफल हो जाता है आपका 360, ठीक है। तो बस इन दोनों को गुना कर देंगे, बराबर में 360 दे देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रश्न से, ये नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न से वगैरह नहीं भी लिखेगा तो कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 गुना x प्लस 29 बराबर कितना हो जाता है 360, ठीक है। बस इसको गुना कर दीजिए, हो गया। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो x में x से गुना करेंगे, पहले इस x से गुना करेंगे इन दोनों में, ठीक है। एक बार हम आपको लिख करके बता देते हैं, इसमें आप कंफ्यूज रहते हैं, रहिएगा नहीं तो वैसे देखिए, पहले इस x से गुना करेंगे इन दोनों में, तो इस x से गुना करते हैं x प्लस 29 में, ठीक है। अब फिर गुना करेंगे इस प्लस 3 से इन दोनों में, तो फिर गुना करेंगे प्लस 3 से x प्लस 29 में, बराबर कितना है 360, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x गुने x, तो x स्क्वायर प्लस 29 गुने x, तो 29 x प्लस 3 गुने x, तो 3x प्लस 29 गुने 3, तो 30 गुने 3 90, 90 में से 3 घटाइए 87, आप गुना करके देखिएगा 87 बराबर 360, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 29 3 32, 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। इस 360 को बराबर के साइड ले आए हैं तो माइनस में लिख दिए हैं, ठीक है। यहीं पे नीचे में लिख देते हैं, एक लाइन और जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से 87 को घटाइएगा तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो ये माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है। एक चीज़ याद रखिएगा कि माइनस प्लस वाले को अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, मान के चलिए यहाँ पर है -10, इसमें प्लस का 5 जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो चिन्ह बड़े वाले के साथ में रहेगा वही चिन्ह नीचे आएगा, वो क्या हम देखते समझाते हैं आपको। अगर माइनस का 10 में प्लस का 5 जोड़ेंगे तो माइनस का 5 आएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि माइनस का चिन्ह या प्लस का चिन्ह, मतलब बड़े वाले डिजिट के साथ जो चिन्ह रहेगा उसी चिन्ह के साथ आंसर आएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ माइनस वाला बड़ा है -10 और प्लस वाला छोटा है, तो आंसर आएगा माइनस वाले के साथ में, जैसे कि -5 आंसर आया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए माइनस का 15 है, प्लस का 8 है, तो आंसर बड़े वाले के साथ में माइनस लगा हुआ है 15 के साथ में, तो आंसर माइनस में ही आएगा, -7 आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए प्लस का है 13 और माइनस का है 2, तो इसका आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस जो है बड़े डिजिट के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो 13 में से अगर 2 घटाएंगे तो 11 प्लस का, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिएगा, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, इसकी ज़रूरत तो है नहीं अब आप लोगों को, ये बस समझते रहिए, बनाते रहिए। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 32x यहाँ पर हो जाएगा माइनस 360 में से 87 को घटा दीजिए, तो यहाँ पर 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, यहाँ पर 9 में 7 जोड़ेंगे तो 9 7 16 और 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 273 बराबर 0। तो ये आपका आंसर आया, ठीक है, ये आपका आंसर आया, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। तो ये दूसरे नंबर का दूसरा सवाल था, ये तीसरा सवाल था। इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार आंसर भी देख लेते हैं क्या है, ठीक है। ठीक है, अब एक लास्ट सवाल बच रहा है इस चैप्टर का, तो उसको भी कंप्लीट करा देते हैं और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहले आप इसको लिख लीजिए, चाहे तो आप वीडियो को रोक करके भी
इसको आप लिख सकते हैं और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तीसरे नंबर का सवाल हम बताते हैं। तो देखिए तीसरे नंबर का सवाल क्या कह रहा है, इसको एक बार पढ़ के सुना देते हैं। उसके बाद सवाल आपको बोर्ड पर भी दिख जाएगा थोड़ी देर के लिए नीचे स्क्रीन पर, वो डिजिटली होता है, तो आप उसको भी देख करके नोट कर सकते हैं। नहीं तो आपको हम बोल रहे हैं कि ये वाला मैथ आप खरीद लीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छे से नंबर लाना है एग्जाम में तो मैथ तो खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कहने का मतलब है कि एक रेलगाड़ी जो है वो 480 किलोमीटर की दूरी जो है समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है, कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि चाल पहले x थी, अब इसकी चाल कम हो रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब चाल कम हो जाएगी x माइनस 8, ठीक है। ये पहले था चाल, ये अब है, ठीक है ना। उसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। अगर चाल कम हो जाती है तो समय तो जाहिर सी बात है कि अधिक लगेगी, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि हमको 300 किलोमीटर जाना है कहीं पर, ठीक है। हम जा रहे हैं 30 के स्पीड से, ठीक है ना। तो 30 के स्पीड से जा रहे हैं तो ये 300 किलोमीटर क्या है, दूरी है, ठीक है। ये स्पीड क्या है, चाल है। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल। तो ये दूरी है, ये चाल है। तो देखिए 300 अगर 30 से काटेंगे तो ये 10 मार के कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आंसर आया हमको, समय 10 घंटा लगेगा अगर 30 किलोमीटर की स्पीड से जाते हैं तब, ठीक है। अगर हम चाल को कम कर देते हैं तब तो और ज़्यादा समय लगेगा। जैसे मान के चलिए कि अब 300 किलोमीटर की दूरी जा रहे हैं, दूरी ये रहा, दूरी बटे चाल होता है ना समय के लिए, दूरी बटे चाल बराबर समय होता है आपका। तो मान के चलिए 300 किलोमीटर की दूरी जा रहे हैं और चाल अब हम कर दिए हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 15 दूनी 30, अब आपको 20 घंटा लगेगा। कितना लगेगा, 20 घंटा लगेगा। तो अगर चाल को घटाइएगा, दूरी अगर फिक्स है तो चाल को घटाइएगा तो समय ज़्यादा लगेगा, अगर चाल को बढ़ाइएगा तो समय कम लगेगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप समझिए, ठीक। चलिए जी देखिए अब तीसरे नंबर का सवाल पढ़ते हैं, आप सुनिए। चौथे नंबर का सवाल, ये लास्ट सवाल है। तीसरे नंबर का आपका कंप्लीट हो गया है। ये आपका चौथे नंबर का सवाल है। चौथे नंबर में बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब 480 किलोमीटर की दूरी वो चलती है किसी समान चाल से, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता है। कि बोल रहा है कि यदि उसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वही दूरी को तय करने में वह 3 घंटा का समय अधिक लेगी, ठीक है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम आपको बोले हैं कि यहाँ लास्ट में क्या बोला है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चाल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि हम आपको बोलेंगे कि सवाल के लास्ट में जो बोलेगा उसी को मान लीजिएगा आप, ठीक है। तो आपका सवाल बन जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल में, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे
चाल, ठीक है ना। तो देखिए समय क्या लगेगा, अगर रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो समय क्या लगेगा, क्योंकि बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो चाल तो उसका x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय आपका हो जाएगा, समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी है 480 या बटे चाल है x, तो ये तो समय हो गया पहले वाला, इतना घंटा आप मान लीजिए इसको, क्योंकि समय बराबर ही निकला है ना, तो घंटा मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहले वाला समय है। अब नया समय क्या लगता है वो देखते हैं, ठीक है। बोला कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता है। बोल रहा है कि यदि चाल 8 किलोमीटर कम हो, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर, तो पहले चाल क्या माने थे हम, x माने थे, 8 किलोमीटर कम है तो x माइनस 8 हो गया, ये अब वाला चाल, ठीक है। तो दूसरा समय क्या लगेगा, बोल रहा है कि उसी दूरी को तय करने, मतलब 480 किलोमीटर को ही तय करने में जो है समय कितना लगेगा, 3 घंटा अधिक लगेगा। तो पहले समय हमको लग रहा था 480 बटे x, तो अब समय लगेगा हमको क्या, 480 बटे x प्लस 3 घंटा, ठीक है। तो अगर चाल जो है 8 किलोमीटर कम रहेगा तो समय कितना लगेगा, 480 किलोमीटर को तय करने में, ये देखिए 480 दूरी तय करना है और चाल को कम कर दी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमको समय क्या लग रहा है, क्योंकि सूत्र होता है समय बराबर दूरी या बटे चाल, समय बराबर सूत्र होता है ना दूरी बटे चाल। ये देखिए समय बराबर सूत्र होता है हमको दूरी या बटे चाल बराबर समय होता है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, या समय बराबर जो भी बोलिए दूरी बटे चाल, ठीक है। तो ये होता है। तो बोल रहा है कि इसी दूरी को तय करने में 480 किलोमीटर को ही तय करने में अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं चाल, तो समय हमको 3 घंटा अधिक लग जाती है। तो पहले समय लग रहा था 480 बटे x, तो अब समय लगेगा 480 बटे x प्लस 3 घंटा और लगेगा। तो ये आपका हो जाएगा अब 480 बटे x माइनस 8 बराबर, पहले समय क्या लग रहा था 480 बटे x प्लस में 3, क्योंकि ये जो समय लग रहा है अब दूरी कम करने पर, तो पहले जितना चाल कम करने पर, तो पहले जितना हमको समय लग रहा था उस समय में जो है 3 घंटा और अधिक लग रही है। तो पहले समय लग रहा था 480 बटे x, तो उसमें 3 घंटा और जोड़ देंगे, तो अब वाला समय और पहले वाला समय दोनों बराबर हो गया, इसीलिए इसको कंपेयर कर दिए, ठीक है। 480 बटे x माइनस 8, क्योंकि दूरी चाल को कम किए तो 480 दूरी जाना था और चाल कम किए x माइनस 8, तो ये आपका समय हो गया अब वाला, ये आपका हो गया अब वाला समय बराबर 480 दूरी बटे चाल, तो 480 दूरी है और चाल x माइनस 8 बराबर 480 बटे x प्लस 3, इन दोनों को कंपेयर कर दिए, क्योंकि बोल रहा है कि उसी दूरी को तय करने में जो है हमको 3 घंटे अधिक समय लगती थी, तो 3 घंटे अधिक जोड़ दिए पहले वाले समय में 3 घंटा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका होगा 480 बटे x माइनस 8, इसको देखिए 480 बटे x है ना, इस प्लस 3 को इधर रहने दीजिए, 480 बटे x को इस साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा माइनस 480 बट्टे में x बराबर 3, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो इन नीचे दोनों वाले का एलसीएम होगा दोनों का x माइनस 8, ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 8। अब इस x माइनस 8 से भगा देंगे इसमें, तो ये आपका x माइनस 8 कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, इस x से गुना हो जाएगा ऊपर वाले में, तो ये आपका हो जाएगा 480x माइनस, अब इस x से भगा देंगे इसमें, तो ये x कट जाएगा, बचेगा x माइनस 8, इस x माइनस 8 से गुना कर देंगे 480 में, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 480 गुने x, तो 480x अब माइनस गुने ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा आपका कितना 0, 8 गुने 8 तो 8 8 64, 8 चौके 32, हासिल 6, तो 32 6 38, 3840 बराबर आपका हो जाएगा 3, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये देखिए 480 प्लस में है, 480 माइनस में है, 480x प्लस का 480 माइनस का दोनों कट गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया, देखिए यहाँ से कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा
3840 अब बट्टे में हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3 है। इसको सॉल्व करेंगे सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। पहले इसको गुना करके लिख लीजिए एक लाइन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3840 अब बट्टे में आपका हो जाएगा x गुने एक्स, तो एक्स स्क्वायर अब माइनस 8 गुने एक्स, तो 8x बराबर 3, ठीक है। अब इसको 3 के बट्टे में 1 दे दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, 3 को इन दोनों से गुना कर दीजिए, 1 को इनसे गुना कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 3840 बराबर 3 गुने एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर माइनस 8 गुने 3x, तो 8 तिहाई 24x, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको बराबर किस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3840 बराबर 0, ठीक है। इनमें देखिए 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस हो जाएगा ये 12 तिहाई 36 2 12 तिहाई 36 2 या 4 24, तो 8 तिहाई 24 1280 बराबर 0। अब देखिए इस 3 को गायब कर देते हैं कैसे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 या बट्टे 3, 0 में 3 से भगा दीजिएगा तो 0 ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, ये आपका आंसर आया, ठीक है। और बुक में आंसर होगा u वाले फॉर्म पे, तो उसमें u माना है चाल सॉरी, तो आप चाहे तो चाल u मान सकते हैं, v मान सकते हैं, t मान सकते हैं, जो मानना चाहे वो मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें कहीं आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बेधड़क हम आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो बाकी बस आज के क्लास में इतना ही, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चाहे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और कोशी ज्ञान चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अभी तक आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो उसको भी जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।